डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतु वर्गीकरण का आधार। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण करते समय की कैरेक्टर्स को या विभेदक लक्षणों का ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ की कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिनको कि जंतुओं के वर्गीकरण के समय में ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या। सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। थर्ड है सिमेट्री या सममिति। फोर्थ है सीलोम डेवलपमेंट या देह गुहा का परिवर्धन। फिफ्थ है सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का खंडीभवन। सिक्स्थ है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की या कशेरुकदंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय संगठन। और लास्ट है एम्ब्रियोजेनी यानी भ्रूणोद्भव, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनमें कि एक ही कोशिका पाई जाती है, शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है, उसको प्रोटोजोआ में रखा जाता है। और जिन जंतुओं के शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं उनको मेटाजोआ में रखा जाता है। तो एनिमेलिया जो है, किंगडम एनिमेलिया, इसमें है मल्टी सेलुलर, जिसमें कि पंच जगत अवधारणा 5 किंगडम स्कीम में हमने पढ़ा था कि लास्ट वाला जो किंगडम है वो एनिमेलिया था। तो एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीछे हमने पढ़ा था, 5 प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसमें से प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ में उपस्थित होता है और मेटाजोआ में। बाकी वाले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनको भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन जंतुओं में पाया जाता है उनमें सममिति जो है वो जंतु एसिमेट्रिकल होते हैं, असममितीय जंतु होते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष से निकलने वाले किसी भी काट के द्वारा उनको 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसका उदाहरण है फाइलम पॉरीफेरा के जंतु, या जिनको साधारणतः हम स्पंजेज कहते हैं। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार की सममिति पाई जाती है। इन जंतुओं में 2 प्रकार की सममिति होती है, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। अरीय सममिति जो है निडेरिया और टिनोफोरा के सदस्यों में पाई जाती है। अरीय सममिति का मतलब है कि इन जंतुओं का शरीर जो है गोलाकार या छत्राकार रूप में होता है और मुख्य अक्ष से होकर के गुजरने वाली किसी भी अक्ष से होकर के गुजरने वाली काट जो है इन जंतुओं को 2 समान भागों में विभाजित करती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि मुख्य अक्ष से होकर के गुजरने वाली काट जो है जंतुओं को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें कि लेफ्ट और राइट पार्ट 2 भाग बनते हैं और ये दोनों भाग एक दूसरे के सममितीय होते हैं या सिमेट्रिकल होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इससे पहले के जंतुओं में बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऐसे जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 जनन स्तर उपस्थित होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इनको बॉडी कैविटी के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है ए सीलोमेट्स, इनमें बॉडी कैविटी या सीलोम एब्सेंट होती है और इसका उदाहरण है प्लेटिहेल्मिन्थीज के सदस्य। सेकंड है सूडोसीलोमेट्स, इनमें बॉडी कैविटी तो उपस्थित होती है लेकिन वो मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती है, तो इस प्रकार की सीलोम को फाल्स सीलोम कहते हैं या कूट गुहा कहते हैं और इसका उदाहरण है एस्केल्मेंथीज के सदस्य। और थर्ड प्रकार है सीलोमेट्स जिनमें कि ट्रू सीलोम पाई जाती है और इसका उदाहरण है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के सदस्य। नेक्स्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है
फर्स्ट की कैरेक्टर है नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं को हम दो प्रकारों में बांटते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु जिनमें कि शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उनको प्रोटोजुआ में रखते हैं, और ऐसे जंतु जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उनको मेटाजुआ में रखा जाता है। सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर। तो यहाँ पर प्रोटोजुआ में जो जंतु हैं उनका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और कोशिका में उपस्थित सारे के सारे ऑर्गेनेलिज जो है वो उस कोशिका से संबंधित सारे कार्य करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ इसमें एनिमेलिया या मल्टी सेलुलर एनिमल्स का पढ़ रहे हैं, तो स्पंजेज या संघ पॉरीफेरा के सदस्यों में शरीर जो है वो लूज सेल एग्रीगेशन से बनता है, कोशिकाओं के ढीले संयोजन से बनता है, इसलिए उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर एमंग दी सेल्स, कोशिकाओं में कुछ प्रकार का श्रम का विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ चुके हैं समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं और सिलेंट्रेटा में कोशिकाएं मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती हैं। तो उत्तक स्तर का संगठन सिलेंट्रेटा या निडेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन। आयर फाइला जैसे कि प्लेटियलमेंथीज में जो है ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनमें, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनमें, तो इस प्रकार से इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उपस्थित होता है। और लास्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर का संगठन। यह एनिमल्स जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में उनमें तंत्र पाए जाते हैं, फंक्शनल सिस्टम्स पाए जाते हैं जो कि सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। उसमें से प्रत्येक सिस्टम के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का कार्य किया जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो पाचन से संबंधित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन से संबंधित होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन से संबंधित होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से उनमें अंग मिलकर के तंत्रों का निर्माण करते हैं, तो इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। थर्ड है सिमेट्री या सम्मिति। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि सम्मिति के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकारों में बांटा है। एक तो ऐसे जंतु जैसा कि हमने पढ़ा था पॉरीफेरा के सदस्य जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनमें किसी भी प्रकार की सम्मिति नहीं पाई जाती है। सम्मिति का मतलब है मुख्य अक्ष से होकर के गुजरने वाली काट जो है वो जंतु को 2 बराबर भागों में बांटे। तो स्पंजेज या संघ पॉरीफेरा के सदस्यों में किसी भी प्रकार की सम्मिति नहीं पाई जाती है। स्पंजेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, इट मीन्स any plane that passes through the center does not divide them into 2 equal halves। तो उनके शरीर के मुख्य अक्ष से केंद्र से होकर के गुजरने वाली काट, कोई भी काट उनको 2 समान भागों में विभाजित नहीं करती है। सेकंड है रेडियल सिमेट्री, अरीय सम्मिति, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था निडेरिया और टिनोफोरा के सदस्यों में पाई जाती है। When any plane passing through the central axis of the body divides the ctenophores and echinoderms divides the organisms into 2 identical half। तो इस प्रकार की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं और यह सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में भी एडल्ट स्टेज में तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इनके लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इन इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, जबकि इकाइनोडर्मेटा के वयस्क में अरीय सम्मिति पाई जाती है। यह आपके 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। थर्ड टाइप है बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सम्मिति। एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा और इसके ऊपर के सदस्य जिनमें कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, दो अलग अलग भागों में, लेफ्ट और राइट भाग में जब शरीर को बांटा जा सकता है तो इस प्रकार की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, फर्स्ट डायग्राम है जिसमें रेडियल सिमेट्री है, अरीय सममिति है, जिसमें कि शरीर से गुजरने वाली कोई भी काट इसको दो समान भागों में बांट सकती है। और नेक्स्ट है नीचे वाला डायग्राम जो है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, जिसमें से सेंट्रल एक्सिस से होकर के गुजरने वाली काट जो है शरीर को दो समान भागों में, राइट एंड लेफ्ट हाफ में बांटती है। नेक्स्ट है सीलोम या देहगुहा। Presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in classification। तो सीलोम कहाँ पर उपस्थित होती है? यह बॉडी वाल और गट वाल यानी आहार नाल के और देह भित्ति के बीच में उपस्थित होती है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। देह गुहा किससे कहेंगे? ऐसी कैविटी जो कि मेसोडर्म के द्वारा, मध्य जनन स्तर के द्वारा आश्रित है, उसको सीलोम कहेंगे। और एनिमल्स पजेजिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। जिन जंतुओं में यह देहगुहा पाई जाती है जो कि मेसोडर्म से आश्रित है, उन जंतुओं को सीलोमेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनेलिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो इन सभी में देहगुहा पाई जाती है। अब इनमें भी देहगुहा की उत्पत्ति के आधार पर, सीलोम के ओरिजिन के आधार पर यहाँ पर भी दो प्रकार की सीलोम उपस्थित होती है। यहाँ डायग्राम में यह दिखाया हुआ नहीं है। तो इसकी जो सीलोम एंड एंट्रोसीलोम, इसकी जो सीलोम जो होती है, इसकी जोन का मतलब होता है टू स्प्लिट या फटना। तो यहाँ पर गट वॉल के बीच में और बॉडी वॉल के बीच में नीचे की तरफ, उसके डिस्टल पार्ट की तरफ दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, दो सेल्स उपस्थित होती हैं। उनको फोल्डी सेल्स या उनको डिस्टल सेल्स, दूरस्थ कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं, विभाजित होकर के कोशिकाओं का एक एक मास बनाती है। और यह मास जो सेलुलर मास है, यह बीच में से फट जाता है। इसलिए इस प्रकार की सीलोम को इसकी जो सीलोम कहते हैं, क्योंकि इसकी जोन का मतलब होता है टू स्प्लिट। तो यहाँ पर जो सेल मास होता है उसके बीच की कोशिकाएं जो हैं वो फट जाती है और सीलोम का निर्माण करती है, और बनने वाली सीलोम जो है वो ट्रू सीलोम होती है। तो यह या इसकी जो सीलोम जो है वो एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। दूसरे प्रकार की सीलोम जिसको एंट्रोसीलोम कहते हैं, यह इसमें गट वाल से बाहर की तरफ दो पाउचेज का निर्माण होता है, दो छोटे कोष्ठों का निर्माण होता है। ये पाउच वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो गट वाल से अलग हो जाते हैं और यह सीलोम का निर्माण करते हैं, ट्रू सीलोम बनाते हैं। तो इस प्रकार की सीलोम, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एलिमेंट्री कैनाल से होती है, इसलिए इस प्रकार की सीलोम को एंट्रोसीलोम कहते हैं। और इस प्रकार की सीलोम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में पाई जाती है। नेक्स्ट है इसी में ही, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें की बॉडी कैविटी मेसोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती है। Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। तो यहाँ पर जैसे कि बी डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म से आश्रित नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेसोडर्म की कोशिकाएं जो हैं वो इस बॉडी कैविटी के अंदर बिखरी हुई है। तो इस प्रकार की सीलोम को सूडोसीलोम कहते हैं, कूट गुहा कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनमें यह पाई जाती हैं उनको सूडोसीलोमेट्स या कूट गुह्य जंतु कहते हैं। और इसका उदाहरण है एस्केल्मेंथीस। द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स।
तो ऐसे जंतु जैसा कि सी डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर बॉडी कैविटी जो है वो मीजेनकाइम के द्वारा भरी हुई है। यहाँ पर मीजेनकाइम जो है वो बॉडी कैविटी में भर गई है। तो इस प्रकार के जंतु जिनमें की बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ऐसे जंतुओं को एसिलोमेट्स कहते हैं और इसका उदाहरण है प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो यहाँ पर नीचे दिए गए डायग्राम्स में फर्स्ट डायग्राम जो है ये यहाँ सीलोम उपस्थित है और सीलोम जो है पिंक कलर की मीजोडर्म के द्वारा जो है, या मीजोडर्म पिंक कलर से दिखाई गई है, तो इसके द्वारा आश्रित है, लाइंड बाय मीजोडर्म। तो इस प्रकार के जंतुओं को सीलोमेट्स कहते हैं। सेकंड में मीजोडर्म उपस्थित तो है, लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म जो है सीलोम के अंदर स्केटर्ड है, बिखरी हुई है, तो इस प्रकार की सीलोम को सूडोसीलोम कहते हैं। और थर्ड टाइप जिसमें कि सीलोम में मीजेनकाइम भर गई है, सीलोम खुद ही एब्सेंट है, तो इस प्रकार के जंतुओं को एसिलोमेट कहते हैं। थैंक्स।